नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप। हम जो है यूपीएसआई का जो आगे सेगमेंट चल रहा है इसके 5वें लेक्चर में हैं और आज हम लोग इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग यूपीएसआई में आने वाले हैं या आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जानेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते रहा कीजिए ताकि समझ में आए कि आप लोगों को कुछ याद भी है या कुछ पता भी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा करिए और लाइक तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, ये मूल पहले शुरुआत में 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मूल विधि के होंगे और फिर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन संविधान के होते हैं। तो पहले संविधान वाले हैं, बाद में मूल विधि के हैं। ठीक है, इसलिए माइंड कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखिएगा और समझिए। ये संविधान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आत्म अभिशंसन, ठीक है, आत्म अभिशंसन सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं इसको, से संबंधित सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? तो देख लीजिए यहाँ पर बेसिकली जो ऑप्शन है आपके वो कौन कौन से हैं। ठीक, अभी मैं इसका आंसर ही दूंगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको कि कौन कौन सा आंसर हो सकता है, इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको शुरुआत करता हूं बताने की। सबसे पहले तो आंसर तो बाद में बताएंगे, पहले बता देते हैं आर्टिकल 20 के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए आज। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसमें जो पहला है ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है लॉ। ठीक है, ये बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कार्योत्तर विधि से संरक्षण, इसकी बात करता है। ठीक है, दूसरी बात करता है, मैं समझा भी दूंगा क्या होता क्या है। ठीक है, दूसरा कहता है डबल जियोपार्टी की बात है, दोहरे दंड की बात करता है ये। ठीक है, ये दोहरे दंड की बात करता है। इसके बाद तीसरा कहता है, जो तीसरा है यही हमारा है आत्म अभिशंसन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्या है? आत्म, ठीक, इसकी बात करता है। ये तीनों हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है कार्य उत्तर विधि से संरक्षण का मतलब क्या है। इसका सामान्य मतलब ये है कि जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया हो उसी समय की विधि। जैसे क्या होता है कि जब कोई केस चलता है तो मान लीजिए कि किसी आदमी ने 2001 में जो है आईपीसी की धारा 376 का अपराध किया था। ठीक है, 376 का अपराध किया था। ठीक, उस समय उसमें सजा 10 वर्ष की रही। उस समय 376 यानी बलात्कार के लिए 10 वर्ष की सजा थी। ठीक है, 2013 में इसमें संशोधन हो गया, इस धारा के अपराध मतलब सजा में संशोधन करके इसमें इसको जो है मृत्युदंड और आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तो जिस व्यक्ति ने 2001 में ये घटना की होगी उसको निर्णय भले ही 2014 में हुआ हो लेकिन उसको सजा 2001 वाली के प्रावधान के अनुसार मिलेगी, ना कि 2014 वाले। इसी को कहते हैं कार्योत्तर विधि से संरक्षण। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला, 20 का पहला कहता है। दूसरा कहता है दोहरे दंड से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए ना तो 2 बार उस पर केस चलाया जा सकता है, ना 2 बार उसको सजा दी जा सकती है। इस बात के संरक्षण की बात करता है, आपराधिक विधि के लिए है ये। ठीक है, ये इसी का सिविल विधि में सेक्शन 11 है सीपीसी का। सीपीसी का सेक्शन 11 भी इसी तरीके का है, पूर्व न्याय का सिद्धांत जिसको कहते हैं वो सेक्शन 11 में दिया है। सीपीसी में भी आप देख लेंगे, वहां मिल जाएगा। वो सिविल लॉ के लिए, ये क्रिमिनल के लिए। इसके बाद ये है जो आपका प्रश्न है आत्म अभिशंसन। ठीक है, इसके लिए है, इसका जो है ये क्या हुआ, 20 का तीसरा क्लॉज हुआ ना, यहाँ 20 तीसरा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए डिस्क्राइब करता हूं ताकि आपको एक्स्ट्रा ज्ञान समझ में आता रहे, नहीं तो रट्टा मारना बड़ा आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित को मिलान करना है और सही उत्तर को देना है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के, इसको मिलान को बताना है, तो आपको बताना है। तो मिलान एक बार करके देखिए कौन कौन सा है। तो जैसे आपको पता है राष्ट्रीय आपात कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, तो 352 में की गई है। राष्ट्रपति शासन की बात किस में कही गई है, जिसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, वो किस में है, 356 में की गई है। आर्थिक आपात जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कही गई है वो किस में है, तो 360 में है। अब अंतिम बचता क्या है, संघ लोक सेवा आयोग। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है, इसको 15 होना चाहिए। क्यों?
15 इसलिए होना चाहिए क्योंकि 16 में तो उसके पदभार वगैरह की बात की गई है, 15 में बताया गया है कि केंद्र के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा, ये ऐसी बात की गई है। तो ये इसका है, तो यहाँ 15 है, ठीक है। पहले आप इसको 315 समझिएगा, 16 मत समझिएगा, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। 315 है, ठीक है ना। जहाँ भी गलती होगी, टाइपिंग मिस्टेक होती है, हो सकता है वो ही है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, पहले का चौथा है तो पहले का चौथा कहाँ है, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस शब्द को प्रयोग किया गया है? क्या किया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस शब्द का प्रयोग किया गया? देखिए क्या होता है, आर्टिकल 21 जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आर्टिकल है। अब आप कहेंगे तो उधर तो 2 ही लाइन दिया है, लेकिन वो 2 लाइन जो है उसका इंटरप्रिटेशन, उसका जो है निर्वचन जब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है। एकांतता का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, सब कुछ उसी में इंक्लूड हो जाता है फिर जाकर के 21 के अंतर्गत, ठीक है। तो 21 बहुत बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कहता है? तो आर्टिकल कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज ऑन लिबर्टी, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, ठीक है। तो वहां पे क्या शब्द है? नो पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति, ठीक है। यहां पर क्या है? व्यक्ति, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये आंसर हो जाएगा क्योंकि वहां पर शब्द है, ये अधिकार जो अनुच्छेद 21 का है ये व्यक्तियों को प्राप्त है। व्यक्ति में सब आते हैं, चाहे वो नागरिक हो चाहे अनागरिक हो, यानी दूसरे देश का हो, चाहे वह एक प्राइवेट कंपनी हो या अन्य कोई हो, ठीक है, सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। तो व्यक्ति शब्द इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निवारक निरोधक विधि के अंतर्गत किस व्यक्ति को बिना विधिक सलाहकार के, यानी किसी व्यक्ति को बिना विधिक सलाहकार समिति की सलाह के निम्नलिखित अवधि से अधिक अवधि के लिए जो है निरोधित नहीं किया जा सकता, उसको कैद में नहीं रखा जा सकता या रोक के नहीं रखा जा सकता। तो भाई ये क्या है? तो ये जो है ये बात करता है आपके संविधान के आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 में 1 से लेके 7 तक क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं? 1 से लेके 7 तक क्लॉज हैं, ठीक है। लेकिन यहां जो बात की गई है वो कही गई किसी व्यक्ति को विधिक सलाहकार समिति की सलाह के निम्नलिखित अवधि के विरोध किया सकता है। यानी कि ये क्या बात कर रहा है कि किसी व्यक्ति को आप अधिकतम कितने समय के लिए बिना सलाहकार समिति के निरोध कर सकते हैं, कैद में रख सकते हैं, बंदी बना के रख सकते हैं। किस लिए? तो किसको कितने वर्ष के लिए है? उसका आंसर है 3 माह। कितना है? 3 माह। जब आप पढ़ेंगे इसका आगे ये 7 क्लॉज तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 3 माह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने के से अतिलंघित है? अतिलंघित माने उल्लंघन करता है। क्या उल्लंघन कर रहा है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? अगर श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाएगी तो अतिलंघित माने उल्लंघन करेगा, उस आर्टिकल का उल्लंघन माना जाएगा। कौन सा आर्टिकल है? तो आपने पढ़ा है कि जो है अधिकार की बात की, उसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए हैं, है ना। तो उसमें एक अधिकार आपने पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में दिया है। ये तो आपने पढ़ा ही है, पढ़ा होगा सामान्यतः किसी परीक्षा के लिए आगे, ठीक है। तो इसमें जो 23 है ये कहता है, ठीक है, बेगार की बात करता है। बेगार शब्द की मैंने बिना वेतन के या क्रम वेतन से फोर्सली काम करवाना, बधुआ मजदूर की तरह काम करवाना, ठीक है। तो ये 23 के अंतर्गत क्या गया है? तो आर्टिकल 23 ही आपका आंसर है यहाँ पर, ठीक। ध्यान रखिए, अगर आप फंडामेंटल राइट को मोटा मोटा भी याद कर लेंगे तो आपके प्रश्न मूल विधि वाले जो संविधान के हैं वो ठीक रहेंगे और ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के अनुसार किस आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री अथवा खादान में रोजगार पर नहीं रखा जा सकता? माने एज की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? एज की बात कर रहा है। तो इसमें जो है एक एक्सेप्शन है कि सामान्यता जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने की बात है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजना है। ये कौन सा अधिक आर्टिकल कहता है? बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए बात की गई है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 21A।
ये नया आर्टिकल जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है। तो ये जब जुड़ा था इसी आर्टिकल के अंतर्गत बात की गई है 14 वर्ष, यहां तक पढ़ाई कर लेगा। इसके बाद हैजार्डियस इंडस्ट्री को छोड़ करके, इंडस्ट्री माने जो खतरनाक है, जहां जोखिम भरे जो है फैक्ट्रियां हैं, उनको छोड़कर शेष जगह पर 14 वर्ष के बालक को काम पर रखा जा सकता है। हालांकि बाल मजदूरी बैन है, जो कि 23 बैन करता ही है, आर्टिकल 23 उसी को बैन करता है, ठीक है। तो 14 वर्ष के रखा जा सकता है, जहां पर आवश्यकता है ऐसा राज्य प्रोविजन कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 14, ठीक, 14 वर्ष। इसके बाद ये जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है प्राधिकार पूर्ण लेख जारी करने की शक्ति निम्न में से किस न्यायालय को है, कोर्ट को है। तो लेख क्या होता है, लेख का मतलब होता है रिट। रिट क्या होता है, रिट। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। 5 आपको पता होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण से लेकर अधिकार परीक्षा तक सब कुछ है, ठीक है। उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, ठीक। तो ये सब 5 रिट जो हैं आपकी, ये 5 रिट जो है संविधान के 2 आर्टिकल में दी हैं। एक तो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है 5 रिट जारी करने का। इसके अलावा आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट को भी ये पावर है, ठीक है। तो इसका मतलब इन्हीं दोनों को है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को 32 में और हाई कोर्ट को 226 में, ये 226 में दिया गया है, ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगले की ओर चलते हैं। 5 प्रकार के रिट हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है। ये क्या है भाई, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य क्या होता है और इसकी परिकल्पना संविधान में कहां से आई, ये भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। चलिए बताइए कहां से आई, जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि कहां से आई है। तो कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है, ये गांधी जी के राम राज्य के विचार से आई। ऐसा संविधान जब आप पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है। संविधान की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लोग बताते हैं, कई जगह इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैं खुद LLM हूँ तो मैं जानता हूँ, मेरे से प्रश्न किए गए हैं कई जगह, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है। कल्याणकारी राज्य जो है आपका, इसके विचार की बात कर रहा है कि परिलक्षित है, विचार कहां से परिलक्षित हुआ, आया एक तरीके से, ठीक है। तो ये कहां पर दिया गया है संविधान में, तो संविधान में ये दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, और संविधान की उद्देशिका में भी इसको उजागर किया गया, बताया गया है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को बताया गया ना, उसमें जो है इस बात को क्लियर कर दिया है कि आपको किस प्रकार के राज्य की चाहिए। वो राज्य जो है सोशल वेलफेयर वाला होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। तो उसमें आंसर क्या होगा, ए और सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। आंसर ये होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप DPSP के नाम से भी जानते हैं, वह संविधान के किस भाग में है। तो ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। एक तो जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये दिया है भाग 3 में, और DPSP, ठीक है, ये दिया है भाग 4 में, ठीक है। भाग फर्स्ट जो है उसमें क्या दिया है, भाग सेकंड में क्या है, ये भी जान लीजिए, 4 ठो याद तो हो जाएगा कम से कम। तो भाग 1 दिया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है, ठीक है, ठीक। इसमें आगे बताया है कि आर्टिकल 1 क्या है, 2 क्या है, फिर 3 संसद क्या कर सकती है, 4 क्या कर सकती है, ये सब बातें दी गई हैं। फिर जो है 5 से लेके 11 तक में क्या दिया है, आर्टिकल जो दूसरा भाग है उसमें क्या दिया है, सिटीजनशिप, नागरिकता की बात करता है। फिर 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट की बात करता है, ये ध्यान है आपको, है ना, फंडामेंटल राइट की बात करता है। फिर उसके बाद 35-36 से शुरू हो जाता है DPSP। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शुरू हो जाता है ना, मैंने संघ की कार्यपालिका शुरू हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भाग 4, ठीक है, ये ठीक।
ये भाग 4 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। एक सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, बड़ा अभी कुछ दिनों पहले जो है जब सीएए आया है उसके बाद ही इसकी चर्चा होने लगी थी कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है, सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है। सीएए के साथ साथ इसका भी बड़ा प्रचार हुआ, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन प्रचार हुआ। तो ये पूछ रहा है कि संविधान में कहीं इस बात को कहा गया है क्या कि सब लोगों के लिए एक सामान्य नागरिक संहिता होनी चाहिए, व्यक्तिगत विधि नहीं होनी चाहिए, किसी को एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, किसी को विधि से संरक्षण नहीं प्राप्त होना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता की बात करता है। ये सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के अंतर्गत किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अब ये क्या है भाई, इसको भी जान लेते हैं एक बार। मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अभी फंडामेंटल राइट जो है वो आपने पढ़े हैं। फंडामेंटल राइट जो हैं वो भाग 3 में दिए हैं संविधान के, आर्टिकल 12 से 35 तक, ये आपको मालूम है। ये मूल संविधान का भाग है, इसमें इसको जोड़ा नहीं गया, तो संविधान जब बना तब ये आ गए थे। इसके अलावा ये फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है। ये फंडामेंटल ड्यूटी संविधान के भाग 4A में है, किसमें? पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है। किसमें है? पार्ट आर्टिकल 51A में, ये आर्टिकल हो गया 51A। ठीक है, इसके अलावा इसके अंतर्गत 11 प्रकार के, कितने? 11 प्रकार की ड्यूटी की बात की गई है। कितनी प्रकार की? 11 प्रकार की। पहले 10 थी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है एक ड्यूटी बढ़ा दी गई। वो ड्यूटी क्या थी? एक अधिकार बढ़ेगा तो एक ड्यूटी भी बढ़ेगी। तो अधिकार क्या बढ़ा था? अधिकार आपको पता है कि 21A में जुड़ा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था ये की गई थी। तो ड्यूटी भी बढ़ गई, 11वीं ड्यूटी जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो 11वीं है वो ये बढ़ी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय अनिवार्य रूप से भेजना। ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन, कौन सा? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये 11वां ड्यूटी जोड़ी गई, फिर फंडामेंटल 11वीं ड्यूटी को जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट ड्यूटीज को नहीं जोड़ा गया, 11वीं ड्यूटी, 10 तो पहले से थी, फंडामेंटल राइट 10 ड्यूटीज पहले से थी, एक एक्स्ट्रा जोड़ दी गई थी। वो जब ये अधिकार आया तब एक ड्यूटी बढ़ गई, ये था। लेकिन एक बात रखिए, ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। ये जो है, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 है, जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर आया था, उसके द्वारा ये जुड़ा है। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो इसका आंसर जो है वो दिया है इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कहा गया है, नदी, तालाब और इसका सबका हमको संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक वातावरण और व्यक्ति के प्रति जो है वेदना भी रखनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। लेकिन ये बाध्यकर नहीं है, इसको को सरकार या कोर्ट फोर्सली इन्फोर्स नहीं करा सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले के अंतर्गत। ये इसका आंसर है 51A जी। अगले क्वेश्चन को देखिए, दोहरे खतरे, दोहरे खतरा माने दोहरा दंड से संरक्षण की बात कर रहा है। दोहरे खतरे के विरुद्ध, ये मैं थोड़ा सा अटपटा शब्द जान के लिखवा के लाता हूं क्वेश्चन में, क्योंकि ना जब वहां पेपर आता है उसमें इतना हिंदी, इतना क्लिष्ट हिंदी का यूज कर देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है इससे भी ज्यादा खतरनाक हिंदी का यूज कर देते हैं, और बच्चों को आता हुआ क्वेश्चन भी क्या होता है? गलत हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लिखवाता हूं और अपने शब्दों में बता देता हूं ताकि आपको दोनों बात क्लियर हो। तो ये कह रहा है खतरे से, दोहरे खतरे के विरुद्ध अधिकार की गारंटी निम्नलिखित के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको 20 बताया था। 20 का क्लॉज 1 था कार्योत्तर विधि से संरक्षण, 20 का क्लॉज 2 था दोहरे खतरे से संरक्षण, और तीसरा था आत्म अभिशंसन से। ठीक है, तो यहाँ पर दोहरे खतरे की बात की गई है। दोहरे खतरे की बात कहाँ है? तो वो 20 के 2 के अंतर्गत की गई, यही आपका आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 20(2). अगले क्वेश्चन की ओर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की कई परीक्षाओं में आया है, सिर्फ यूपीएसआई में ही नहीं, ये कई जगह यूपीपीसीएस तक में आ चुका है कि कौन करता है। ठीक है, एमपी वाले जो बच्चे अगर कोई देख रहा होगा तो एमपी में भी ये आ चुका है। ठीक है, तो क्या लिखा है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसकी कौन करता है?
लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त सदन की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी, अबाध्यकारी या बाध्यकारी होगी, ये पूछता है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ एपेक्स कोर्ट कहा जाता है। कौन सा कोर्ट कहा जाता है? एपेक्स कोर्ट कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो इसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 141, किसमें? आर्टिकल 141 में कहा गया है कि जो है कोई जितने भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय होगा वो नीचे के सभी न्यायालय मानेंगे, चाहे वह हाई कोर्ट हो या वो लोअर कोर्ट हो। ठीक है, सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना है, क्योंकि यही हमारा एपेक्स कोर्ट है, सीनियर कोर्ट है। ठीक है, ये आर्टिकल 141 कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता? ये क्या है भाई, प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता? मतलब प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है का मतलब है कि वो जो उसका अपराध जो है उसमें एक ऐसा तत्व है, उस तत्व के कारण वो अपराध कभी प्राइवेट स्थान यानी पर्सनल कहीं नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अब यहां से शुरू हो गया हमारा क्या, मूल विधि। अभी तक संविधान के क्वेश्चन थे, अब मूल विधि क्वेश्चन देखिए। जैसे कहा गया है कि प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अपने पर्सनल कमरे के अंदर या कोई आपका स्थान हो जिसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जो आपका खुद का एरिया है उसके अंतर्गत हो। तो जैसे हत्या है तो कमरे के अंदर भी की जा सकती है, बलवा है। ठीक है, अब ये है, ये थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन में डाल देगा, ये हमला है। ठीक है, तो अभी जो है ये की चीज है दंगा। ये क्या है? दंगा जो है ये प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 3 तत्व सम्मिलित हैं। पहले तो बता दूं ये किसमें है। आईपीसी की धारा 159 दंगे को परिभाषित करती है। ठीक है, ये कहती है, तो इसमें 3 तत्व शामिल हैं। क्या? पहला तो है 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो है, 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, 2 लोग हों या उससे अधिक हों। ठीक है, फिर आपस में झगड़ा करें, और वो झगड़ा कहाँ होना चाहिए? तीसरा पॉइंट कहता है वह है झगड़ा सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए, प्राइवेट स्थान पर नहीं। कहाँ होना चाहिए? सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए। तो ये 3 तत्व हैं। अगर सार्वजनिक स्थान नहीं है और वो सार्वजनिक स्थान पर होने पर लोगों में भय सा व्याप्त हो जाए तो उसको क्या कहेंगे आप? दंगा कहेंगे उसको। ठीक है, दंगा करने के लिए 2 लोग का होना आवश्यक है, कम से कम 2 या अधिक। ठीक है, 20 भी बार करेंगे तो भी दंगा होगा, इसलिए तो इसका आंसर हो जाएगा दंगा। ठीक है, आईपीसी की धारा 159 दंगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये मैं केस डाल के लाया हूं क्योंकि इसको भी थोड़ा सा जान ही लो। केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? तो केएम नानावटी का वाद जो है वो अचानक और गंभीर प्रकोपन से संबंधित है। इसके बारे में आपको एक वो बता देता हूं, फैक्ट बता देता हूं। आपने अक्षय कुमार की एक पिक्चर की होगी अभी, जिसमें वो नेवी ऑफिसर बना है। उस पिक्चर का नाम है रुस्तम। कौन सा नाम है? रुस्तम। रुस्तम मूवी में वो बना है, केएम नानावटी का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है। किसका कैरेक्टर निभाया अक्षय कुमार ने? केएम नानावटी। कमांडो रुस्तम पावरी उनका नाम रहता है उसमें, लेकिन केएम नानावटी एक्चुअल नेम था। ठीक है, घटना सेम वही है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत अलग जोड़ देते हैं। उसमें बच्चा नहीं दिखाया गया, लेकिन जब इस केस को पढ़ेंगे तो इसमें बच्चे की बात भी, 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, बाकी वो पूरी घटना है उसमें जो वो आपस में जाता है और जाके मारपीट करते हैं आपस में, अक्षय कुमार और वो विलन जो रहता है, जो भी जिसको अक्षय कुमार गोली मार देता है, वही है अचानक और गंभीर प्रकोपन। अक्षय कुमार उसको समझाने जाता है, अक्षय कुमार माने केएम नानावटी समझाने जाते हैं, और वो जो है अचानक से गंभीर प्रकोपन देता है उनको, इस तरीके धक्का देता है या इस तरीके से कि उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, और गुस्से में गोली चला देता है, और गोली चलाता है। यही इससे संबंधित केस है, केएम नानावटी अचानक गंभीर प्रकोपन। ठीक है, आगे चलते हैं। उस मामले को इंगित कीजिए जिसमें वास्तविक अपराध कारित किए जाने, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, किए जाने पर दंड नहीं दिया जा सकता। तो कौन सा ऐसा अपराध है जो कंप्लीट हो गया तो दंड नहीं मिल सकता? अब आप सोचेंगे ये भी कोई अपराध होता है क्या?
तो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपराध अपने ही विरुद्ध होता है ना, इसलिए आत्महत्या। आईपीसी की धारा 309, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं और आप बच गए और पुलिस कंप्लेंट हो गई तो आपको 1 वर्ष की, कितने, 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आत्महत्या, आत्महत्या क्योंकि अगर कोई आदमी कंप्लीट कर लिया, मैंने लटक गया और मर गया, अब उसको सजा दोगे क्या? उसकी लाश को दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के अधोलिखित धाराओं, धारा मिस्टेक है यहाँ, ठीक है, यहाँ धारा होना चाहिए, ठीक। भारतीय दंड संहिता के अधोलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत संयुक्त अपराध दायित्व का सिद्धांत लागू होता है? ठीक है, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, ये कह रहा है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत लागू होता है। ये क्या है संयुक्त दायित्व? तो मैं इसकी एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, 1 मिनट की, आपको समझ में आ जाएगा। एक केस की घटना बताता हूँ, हालांकि आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी समझदारी के लिए बता देता हूँ। क्या है कि जब कोई जो है 2 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर कोई एक अपराध करें, कोई एक अपराध के लिए तैयार हो जाए, जैसे मान लीजिए कि एक केस का नाम है बालेंदु कुमार घोष वर्सेस इम्परर। इम्परर माने उस समय आज़ादी के पहले का केस था। तो उस बालेंदु कुमार घोष के केस में क्या हुआ कि पोस्ट ऑफिस लूटने के लिए ऐसा 5 आदमी मिलकर मान लो तैयार हो जाते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस लूटेंगे। पोस्ट ऑफिस का गेट मान लो इधर है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस लूटने के लिए तैयार होते हैं। बालेंदु कुमार घोष नाम का पहला व्यक्ति वो गेट पे खड़ा होता है, कहता है कि मैं देखूंगा कि कोई अंदर ना आए, और बाकी 4 लोग अंदर जा करके लूट करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं। उसी लूट में इनमें से एक जो है, जो वो पोस्ट मास्टर होता है जो अंदर, उसको गोली मार देता है। तो ये चारों जो है जब गोली चलती है तो ये भाग जाते हैं, ये भागते हैं, लेकिन ये बालेंदु कुमार जो गेट पे खड़ा रहता है इसको लोग पकड़ लेते हैं। जब इसको पकड़ते हैं तो ये कोर्ट में कहता है कि साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था हत्या करने का, गोली चलाने का, साहब मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैं तो गेट पे खड़ा था। लेकिन कोर्ट ने कहा क्योंकि आप जो है आपका इरादा तो था इसको लूटने का, तो ये लूट सहित हत्या हो गई। तो ये जब लूट सहित हत्या हो गई तो इसमें क्या होगा, इसको डकैती कहेंगे, लूट सहित नहीं कहना चाहिए। अब हत्या हो गई तो इसके लिए ये भी जिम्मेदार होगा, जो सजा इनको मिलेगी चारों को वही सजा इसको भी मिलेगी, बालेंदु कुमार घोष को। क्यों? क्योंकि यही कहलाता है, धारा 34 कहती है कि इसको कहते हैं संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। जो आपका मन था अपराध करने का, वही इनका भी मन था, तो घटना आकर कुछ घटेगी तो जिम्मेदार आप भी होंगे। तो ये 34 के अंतर्गत आता है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने किस्म की उपहति की बात की गई है? उपहति समझते हैं क्या होता है? क्यों उपहति समझते हैं? नहीं समझते। हार्ट, ग्रेवियस हार्ट, घोर उपहति की बात कर रहा है। ग्रेवियस हार्ट माने उम्मीद से ज़्यादा मार देना, किसी की उम्मीद से ज़्यादा पिटाई कर देना, इतना मार देना कि कुछ टूट फाट जाए शरीर में, इसको घोर उपहति कहते हैं, ठीक है। सामान्य मारपीट को उपहति कहते हैं। तो भारतीय दंड संहिता 320 के अंतर्गत बताया है, तो धारा कौन सी है? धारा 320 के अंतर्गत घोर उपहति को परिभाषित किया। बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इसमें जो है कितनी श्रेणियां बताई गई हैं ये सिर्फ पूछा है, कितने ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो वो पॉइंट्स जो है वो 8 बताए गए हैं। कितने हैं? 8 पॉइंट है। उसमें पहला पॉइंट आता है पुंसत्व हरण। ये क्या होता है भाई? पुंसत्व हरण माने अगर किसी को भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस तरह मारना या ऐसे स्थान पे मारना कि स्त्री हो तो वो कभी माँ नहीं बन सकती है और पुरुष हो तो वो कभी पिता नहीं बन सकता है, ऐसा मार दे, पुंसत्व हरण हो जाए तो लाइफ टाइम तो झेल जाएगा ना। तो वही क्या कहलाएगा? पहला पॉइंट है। ऐसे ही पॉइंट है कि आँख फोड़ देना, ऐसा मारना कि कान की ध्वनि जो है वो कम हो जाए, ठीक है, हड्डी फ्रैक्चर कर देना, परमानेंट डिसऑर्डर कर देना, या ऐसा मारना कि धीरे धीरे उसकी क्षमताओं में कमी आती रहे, या ऐसा मारना कि वो 20 दिन से ज़्यादा बिस्तर पड़ा रहा है। इस तरीके की चीज़ों को क्या कहते हैं? ग्रेवियस हर्ट की श्रेणी में रखा गया। ये 8 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 8 प्रकार की। ध्यान रखिएगा, धारा 320 आईपीसी, ठीक। 319 भी उपहति को परिभाषित करती है। किसको? एक बात और रखिएगा ध्यान,
उपहति मतलब किसी को ऐसा मारना, तो 319 उपहति को परिभाषित करती है, खाली उपहति को, और घोर उपहति को परिभाषित करता है 320 जो लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 8 प्रकार की। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया? किसको? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। यह जो है परिभाषित जो किया गया साहब, ये है धारा 120A। किसमें है? 120A में परिभाषा की बात की गई है और 120B में सजा की बात की गई है आपराधिक षड्यंत्र की। कल मेरे जो लेक्चर जिसने भी देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि अपूर्ण अपराध होता है। ये कौन सा अपराध होता है? अपूर्ण अपराध होता है। ये आधा करने या शुरुआत करने पर इसकी सजा हो जाती है। ठीक है, आवश्यकता नहीं। बैंक लूटने की तैयारी करना इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आप तैयारी करिए, आप करिए, बैंक मत लूटिए, लेकिन आपने तैयारी की ना, हथियार जुटा लिए, सब कुछ हो गया, गाड़ी मंगा ली, लूटने कर जाना है, उसके पहले आप पकड़ गए। ब्लास्ट करने की आप तैयारी करिए, लेकिन ब्लास्ट मत करिए, तो क्या पकड़े जाएंगे? तो क्या होगा? आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है ना, ये है। तो इसमें परिभाषा, इसमें सजा की बात की गई है। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है? इसके जो मिलान करना है, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए 108 के अंदर 108 के अंतर्गत दुष्प्रेरक की परिभाषा दी गई है। दुष्प्रेरक माने किसी को उकसाने वाले व्यक्ति को दुष्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, 120A षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र की बात करता ही है, ये भी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। 80 जो है दुर्घटना का बचाव की बात करता है, ये भी सही है। 86 क्या कहता है? सम्मति का बचाव, ये 86 में नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सम्मति का बचाव 86। ठीक है, ये जो है साधारण अपवाद जो है आईपीसी का चैप्टर 4 है, उसके अंतर्गत 76 से 106 तक जो सेक्शन दिए हैं उनके अंतर्गत आता है। यही आईपीसी की ऐसी धाराएं हैं जिसमें कोई सजा या जुर्माने की बात की नहीं गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे तीसरे लेक्चर को जब किसी ने देखा होगा उसमें मैंने जो है इससे संबंधित एक बात बताई थी, आईपीसी की धारा 511 के बारे में जिक्र किया था। यहाँ पर क्या है, इसको देख लेते हैं। कहता है एक व्यक्ति वाई को, इसको हम ए लिख लेते हैं आपको समझने के लिए, इसको वाई लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ए वाई की जेब में हाथ डालकर वाई की जेब काटने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि उसको जेब काटूंगा, पैसा निकाल लूंगा, प्रयत्न करता है। वाई की जेब में कुछ ना होने के कारण ए अपने प्रयत्न में असफल रहता है। क्या होता है? उसकी जेब में कोई पैसा नहीं था तो वो असफल हो गया, चोरी नहीं हो पाई ना। ठीक है, अपराध असफल रहता है। ए ने कौन सा अपराध किया? भाई चोरी तो हुई नहीं, जब चोरी नहीं हुई तो कौन सा अपराध किया उसने? तो चोरी नहीं किया, हुई नहीं क्योंकि पैसा था ही नहीं उसकी जेब में। चोरी करने की तैयारी की नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट तो वो किया, तो कोई अपराध ना हुआ हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर क्या है? चोरी कारित करने का प्रयत्न, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या? चोरी कारित करने का प्रयत्न। जैसे आईपीसी की धारा 378 और 379 ये चोरी की बात करता है। चोरी की परिभाषा बड़ी अजीब है, बड़ी सरल है। क्या है? किसी एक चीज को उस अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करा देना, घुमा के रख देना, यही चोरी कहलाता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है ले जा चुके हों, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ है यहाँ पे रखी है और मुझे लगा कि इस पेन बड़ा अच्छा है, इसको चुरा के ले जाना है, मैं यहाँ से उठा करके उसको कहीं और रख दूँ, कि गेट के पास रख दूँ कि जाते हुए तो उठा के ले जाऊँगा, मैं चोरी कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहलाता है। तो आईपीसी की धारा 378 में परिभाषा और 378 में परिभाषा और 379 में दंड की बात की। लेकिन यहाँ चोरी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि उसकी जेब में कुछ था नहीं, तो नहीं था तो जो है जो धारा लगती है वो लगती है 379/511। 511 प्रयत्न की बात करता है, किसी भी अपराध का जो आईपीसी में दिया गया है और उसमें अपराध के प्रयत्न के बारे में कहीं बात नहीं की गई। जैसे हत्या है, हत्या की परिभाषा जो है 300 में है और उसके लिए दंड 302 में। मर्डर करेंगे 302 लगती है ना, लेकिन उसका अटेम्प्ट टू मर्डर भी कहीं है तो 307 में है। किसमें है? 300 में परिभाषा और 302 में दंड और 307 में
प्रयत्न के लिए दंड, हत्या के प्रयत्न के लिए दंड है, ठीक है। तो ये दिया है, जैसे ऐसे चोरी के लिए कहीं प्रयत्न के लिए कहीं दंड की बात नहीं की किसी भी धारा में, इसलिए उसको यहां जोड़ दिया गया है। 511 में दिया गया, जिसके प्रयत्न की बात कहीं नहीं है तो 511 में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोरी कारित करने के बाद ये है आपका, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया है। भारतीय दंड संहिता सिर्फ अपराध की बात करती है, तो अपराध शब्द को कहां परिभाषित किया गया उसको भी तो कहीं बताया गया होगा। तो वो बताया गया है धारा 40 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अंतर्गत बताया गया है। और अपराध की अंग्रेजी जो है वो क्राइम नहीं बतानी चाहिए। आईपीसी के अंतर्गत जहां भी पढ़ेंगे वहां ऑफेंस मिलेगा, क्राइम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्राइम शब्द की बात नहीं आती, वहां ऑफेंस की बात आती है, ध्यान रखिएगा। धारा 40 हो गया। अब इसके बाद भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत उद्यापन, ये थोड़ा सा क्या है, ये फाउंट ऐसा है कि वो उद्यापन सही लिखता नहीं है, उद्यापन शब्द है ये, ठीक है। उद्यापन शब्द को परिभाषित करना है, उद्यापन शब्द को परिभाषित किया गया है। तो ये उद्यापन होता क्या है, इसकी अंग्रेजी होती है एक्सटॉर्शन। आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी, बहुत फिल्मों में एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं। क्या होता है एक्सटॉर्शन मनी? किसी को ब्लैकमेल करके पैसा मांग लो। ब्लैकमेल कैसे करो? किसी को भय में, डरा के, धमका के, खतरे में रख करके उससे कुछ मूल्यवान संपत्ति मतलब पैसा, सोना, चांदी, उसकी प्रॉपर्टी साइन करा लेना, ऐसा कोई चीज लेना एक्सटॉर्शन कहलाता है, जो कि आईपीसी की धारा 383 में डिफाइंड किया गया, परिभाषित किया गया है, ठीक है। आप आईपीसी की धारा जब 383 पढ़ेंगे तो आपको एक्सटॉर्शन मिलेगा, है ना। एक्सटॉर्शन बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूँ और मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को कोई उठा ले और कहे कि आप जो है ये संपत्ति पे साइन करके अपनी, वो आपकी ज़मीन कहीं पर है उसको साइन करके हमारे नाम कर दीजिए, हमारा आदमी आ रहा है, उस कागज़ पे साइन करके दे दीजिए, तो आपको बच्चा आपको वापस कर देंगे, नहीं तो उसको मार देंगे। तो क्या होगा? ये एक्सटॉर्शन हुआ। हालांकि किडनैपिंग भी हुई उसमें, वो बच्चे को उठा लिया तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या के प्रयत्न का दंड दिया गया है? किसके? आत्महत्या के प्रयत्न का। तो बता चुका हूं, एक बार फिर बता दे रहा हूं। आत्महत्या के प्रयत्न की बात 309 के अंतर्गत की गई है, जिसमें 1 वर्ष की सजा, जुर्माना, ठीक है, जुर्माना इत्यादि की बात की गई है। 1 वर्ष की सजा मिलेगी या जुर्माना मिलेगा या दोनों मिल सकता है, ठीक है। 309 आईपीसी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति की रक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है? बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? संपत्ति की रक्षा के लिए भी हत्या की जा सकती है और सेल्फ रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए भी हत्या की जा सकती है, यह बताया गया है। इसके बारे में जरा थोड़ा सा फुली मैं आपको ब्रीफली बता दूं, ये पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा है इसलिए, ठीक है। आईपीसी में आपको मालूम है ना कि आईपीसी में 23 चैप्टर हैं जो 511 सेक्शनों में विभाजित हैं। ये 23 चैप्टर 511 सेक्शन में, ये चैप्टर हैं, ठीक है, और ये सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें चौथा जो चैप्टर है, कौन सा? चौथा चैप्टर जो है वो साधारण अपवाद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? साधारण अपवाद से रिलेटेड है। अब इसके अंतर्गत धारा 76 से लेके 106 तक दिया गया है, जिसको 2 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये कुछ साधारण बातें कहता है, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ये चलता है, ठीक है। लेकिन जब धारा 96 पे आएंगे आप, तो यहाँ से कुछ और बात शुरू हो जाती है। यहाँ से संपत्ति की बात, प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात चालू होती है। तो इसमें जो है ये 4 धाराएं मुख्यतः हैं, जिसमें ये धारा 100 है, यहां पर पूछा है, उसको हम बाद में बताएंगे आपको। ये कहा है संपत्ति की रक्षा के लिए, क्या? संपत्ति की रक्षा की बात की गई है। ये कहता है धारा 103, संपत्ति की रक्षा में किसी की मृत्यु कारित की जा सकती है, लेकिन कब की जा सकती है उसके लिए कुछ बात वहां बताई गई है। ये नहीं कि सामान्यता, ऐसा नहीं। संपत्ति की रक्षा करने के लिए भी मृत्यु कारित की जा सकती है, लेकिन कब की जा सकती है वो इसमें बताया गया है, उसको 103 में देखेंगे आप। लेकिन यहां इसका आंसर 103 आपको मिल गया।
100 कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस में हत्या की जा सकती है, ठीक है। और 101 कहता है ये कि कब वो बात उत्पन्न होती है, मतलब क्या कि वो कब बात उत्पन्न होती है, ऐसी बात करते हैं। तो मेनली क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए 100 और संपत्ति की प्रतिरक्षा में हत्या 103 कहता है, ठीक है। आपके इस प्रश्न का उत्तर 103 है, धारा 103। अब ये है पॉस्को अधिनियम, ये भी आपके उसमें आता है, मूल विधि का एक पार्ट है, यूपीएसआई में आएगा। कहता है पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत संशोधन किया गया था कुछ, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में इसमें संशोधन किया था, संशोधन किया गया। अब वो संशोधन क्या है सिर्फ वो बताना है। तो वो संशोधन किया गया था 12 साल से कम उम्र के बच्चों के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड के प्रावधान को दिया गया था संशोधन करके। पहले वो सजा थी, अब सजा को सीधे मृत्यु दंड में बदल दिया। 12 वर्ष से छोटे हो, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि 2 साल पहले तक, 2 साल क्या अक्सर ही आता रहता है अखबार में तो, लेकिन अभी 1-2 साल पहले जो है 6 महीने की बच्ची कितनी बड़ी होती है 6 महीने की बच्ची इतनी बड़ी हाथ में आ जाएगी। तो 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको मार दी, मर गई है। 7 साल की बच्ची, 8 साल की, अभी कठुआ घटना आपको मालूम है, और जो है घटना आपको मालूम है, अलीगढ़ की भी मालूम है, सारी घटनाएं। ये कितनी बड़ी थी, कोई 6 साल की थी, कोई 8 साल की थी, कोई 9 साल की थी, कोई 6 महीने की थी। मतलब इतनी दुधमुही बच्ची भी छोटी सी, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे हैवान पैदा हो गए हैं। तो उसी में सरकार ने 2018 में ये कदम उठाया, जब ये घटनाएं हो रही थी 2018 में हुई, उस समय सरकार ने एकदम से ये कदम उठा लिया और कहा गया कि पॉस्को कानून को और कठोर बना देना चाहिए। और कहा उस कठोर कानून में सीधे सीधे कहा गया कि आप जो भी ऐसा करेगा उसको सीधे मृत्युदंड दो, फांसी दो, कोई आवश्यकता नहीं है उस पर रहम करने की। सीधे सीधे सरकार ने कहा और उसको फांसी दे जाना जो है तय हो गया, और संसद ने मोहर लगाई दी इस पर, एक कानून बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 2018 का ये लेटेस्ट संशोधन है। इसके अलावा ट्रायल की बात की, लंबी प्रोसीडिंग नहीं चलनी चाहिए ऐसे में, ऐसे पॉस्को वास्को से रिलेटेड आकर है, कोई लंबी प्रोसीडिंग नहीं, तुरंत निपटाओ, ठीक है। जल्दी से चार्जशीट दाखिल हो, तुरंत 15 दिन में चार्जशीट दाखिल करने को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक। तो अब यहाँ तक खत्म होता है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।